पास्ट वीक देयर वर सम प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन जर्मनी। जर्मनी में प्रोटेस्ट का जो आधार था, मांग थी कि इस्लामिक कैलिफेट एस्टेब्लिश की जाए। मीडिया में उसके बाद कुछ आर्टिकल्स आए, लेकिन उन आर्टिकल्स में कुछ कंफ्यूजन दिखा विद रिस्पेक्ट टू कि जब ये कैलिफेट की मांग कर रहे हैं तो कैलिफेट बनेगी कैसे। क्या जर्मनी में कैलिफेट की बात है या फिर पैन यानी कि ग्लोबल लेवल पर कैलिफेट की बात है। और फिर आपके मन में मतलब एक खुद ही एक यू कैन से भ्रांति बन जाती है काफी लोगों के मन में कि जैसे आप ये पढ़ते हैं कि अच्छा जर्मनी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग और कैलिफेट की मांग कर रहे हैं, तो यानी कि वो जर्मनी में शरिया लॉ स्थापित कराना चाहते हैं। क्योंकि उसके बाद जैसे ये DW जर्मनी का ही मीडिया ग्रुप है, इन्होंने देखिए क्या ट्वीट किया है। एन इस्लामिस्ट रैली इन हैम्बर्ग एट वीकेंड हैज स्पार्क्ड कॉल फॉर टफर लाइन ऑन एक्सट्रीमिज्म। चांसलर ने कहा है डेमोन्स्ट्रेशन कॉल फॉर कैलिफेट इन जर्मनी एंड क्रिटिसाइज एलिज्ड एंटी इस्लामिक पॉलिसीज, और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए एज पर रूल ऑफ लॉ। ये इनका ऑफिशियल बयान है जर्मनी के चांसलर का, यानी कि उनके हेड ऑफ द स्टेट का। अब मुद्दा यहां पर यह है कि इनकी गवर्नमेंट के हेड ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कैलिफेट का मतलब क्या केवल यह होता है कि आपके देश में शरिया लॉ आ जाए? अगर ऐसा होता तो अफगानिस्तान में जैसी तालिबान की सरकार बनी तो तालिबान ने अपने आप को इस्लामिक कैलिफेट क्यों नहीं कहा? क्यों वो अमीर वर्ड यूज करते हैं जो अमीरात से कनेक्ट करता है? यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे दुबई, अबू धाबी, वो भी अमीरात वर्ड यूज करते हैं, जबकि वहां शरिया लॉ स्थापित है। शरिया लॉ के भी अलग अलग एक्सटेंट अलग अलग देशों में होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक ही तरह का कानून सभी मुस्लिम देशों में हो। अच्छा, ईरान में तो 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया था, लेकिन ईरान अपने आप को कैलिफेट क्यों नहीं कहता? सवाल जायज है कि नहीं? अब ये जो प्रोटेस्ट हैं इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लगेगा कि जर्मनी में कैलिफेट बन सकती है क्या या क्यों नहीं बन सकती। मुद्दा केवल जर्मनी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नहीं है, मुद्दा यह है कि आवाज का एक्चुअली कारण क्या है। दूसरी बात, ये कैलिफेट और अमीरात में डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीजें हमें जाननी है। पहले यहीं से शुरू करते हैं, हुआ क्या है। एक्चुअली जर्मनी में जो प्रोटेस्टर्स हैं, सो दे बिलोंग टू वन ग्रुप, नाम है मुस्लिम इंतकातिव। अभी फिलहाल जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी में है, ये जांच चल रही है इनकी। देयर आर सम सर्टेन पॉलिटिकल ग्रुप्स जो मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन हो। इससे पहले भी जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ तो उस समय भी बड़े प्रोटेस्ट हुए इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन अगेंस्ट इजराइल। आप सब जानते हैं जर्मनी वेस्टर्न यूरोपियन नेशन के यू कैन से एक्सेस में आता है और हैविंग यू कैन से क्लोज कनेक्शन विद इजराइल एज वेल। तो इसमें एक बड़ा सेक्शन वो था जो सरकार के फैसलों का विरोध कर रहा था, कह रहा था यार आपको इजराइल के खिलाफ होना चाहिए, व्हाई यू आर नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट इजराइल। तो देयर वर प्रो यू कैन से सेंटिमेंट फॉर हमास, राइट। इनका कहना है कि जर्मनी में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है दे आर नॉट ट्रीटेड वेल, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एंड सिंस दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनाइज्ड, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसे में सोल्यूशन यही है कि वहां पर इस्लामिक स्टेट बने जिससे कि मुस्लिम्स को फर्स्ट कैटेगरी सिटीजन माना जाए। आइडिया यह है कि अगर इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को समझ लिया जाएगा, इस्लामिक पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे में जो इस्लामोफोबिया वो चला जाएगा। ऐसा इस ग्रुप का एक्चुअली आइडिया है। अब ये इस्लामिक कैलिफेट के जरा बैकग्राउंड में जाते हैं। जो प्रॉफेट मोहम्मद हैं उनके बाद के जो सक्सेसर थे, तो उनके लिए शब्द कैलिफेट यूज किया जाता है। ऐसे ही कैलिफेट वर्ड यूज नहीं कर सकते कि आपके देश में आपने मुस्लिम कानून का इस्तेमाल कर दिया तो आपने कहा कि हम कैलिफेट हो गए, नहीं। क्योंकि कैलिफेट रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम उम्मा को, यानी कि संपूर्ण जगत के जो मुस्लिम्स हैं उनकी सोलिडारिटी को रिप्रेजेंट करता है कैलिफेट। फेथ को रिप्रेजेंट करता है कि एक तरीके से आप प्रॉफेट मोहम्मद के सक्सेसर हैं। अब आप इस एंगल से समझ के देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत हुई और तालिबान की मांग यही थी, लड़ इसीलिए रहे थे कि भाई ये जो डेमोक्रेसी आप ला रहे हो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो जाएगा, हम इस्लामिक और अफगानिस्तान कल्चर के बेस पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को कैलिफेट कह सकें या तालिबान के लीडर कहें कि यार वी आर कैलिफ। नहीं,
कारण मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर इस समय पर सऊदी है। आप सऊदी को कैसे चैलेंज करेंगे? सऊदी भी अपने आप को कैलिफेट नहीं कहता, बट मक्का एंड मदीना वहां पर है, बेस वहां पर है। लेकिन इस बीच जो कॉल है टू ब्रिंग कैलिफेट, ये डिफरेंट देशों से आवाजें उठती रही हैं। जैसे इजिप्ट से उठती रही है, टर्की से प्रेजेंटली उठ रही है। अभी मैं ऑफिशियल बयान दिखाऊंगा आपको एर्डोगन का। इराक से उठती रही है। जैसे इससे पहले भी कैलिफेट की मांग आपने आईसिस से सुनी होगी, क्योंकि आईसिस का आइडिया ये था कि इस्लामिक कैलिफेट को स्टैब्लिश करना है इराक लेवांत रीजन में। अब आप कहेंगे सर वो तो इराक लेवांत रीजन में स्टैब्लिश करने की बात करें, उसका कारण है क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर एक समय पर कैलिफेट था, राइट? तो मुद्दा समझ में आया आपको? ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि ये विरोध कर रहे थे, कैलिफेट की मांग कर रहे थे। तो कैलिफेट है क्या? तो एक तरीके से कैलिफ रिप्रेजेंट करता है, अरेबिक वर्ड है खलीफा, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, राइट, रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम वर्ल्ड। तो 4 नाम आते हैं। ये सुन्नी पर्सपेक्टिव ये कहता है कि प्रॉफेट मोहम्मद के बाद अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली ये प्रॉफिट थे, मतलब ये प्रॉफिट के बाद ये सक्सेसर थे। शियाज जो हैं अली को एक्चुअली मानते हैं। इसके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, रशीउद्दीन कैलिफ। माना जाता है ये वो पीरियड था जब ग्रेटनेस और जो प्योरिटी थी इस्लाम की, उसने मतलब हाइट्स अचीव करी इन दिस रीजन। किस रीजन? यहां पर आप देखिए, क्योंकि आफ्टर प्रॉफेट मोहम्मद तो आप देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद जो इस्लाम है वो केवल एक रिलीजन नहीं था, उस रिलीजन के सर्वाइवल और रिलीजन के एक्सटेंशन, मतलब यू कैन से सर्वाइवल के लिए एक्सपेंशन जरूरी माना गया। और दैट इज व्हाई वी सॉ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक कैलिफेट्स। और यहां पर जहां आप स्पेन देख रहे हैं, यहां पर भी एक समय पर इस्लाम का ही रूल था। तालिबान कैलिफेट वर्सेस अमीरात। अब तालिबान बाहर से लगता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है कि एक है तालिबान, लेकिन एक्चुअली इसमें भी 2 ग्रुप्स हैं, एक हक्कानीज हैं, एक कंधारीज हैं। तो जो कंधारीज हैं प्रेजेंटली वो रूल कर रहे हैं, और जो हक्कानीज हैं वो एक्चुअली मेजर फाइटर ग्रुप्स जो हैं उनके पास हैं, बट दे आर नॉट डोमिनेटिंग द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अफगानिस्तान एज ऑफ नाउ। हक्कानीज एंड कंधारीज। आपने नाम सुना होगा मौलाना बरादर, जो एक्चुअली दोहा से जो टाई अप्स कर रहे थे, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बातचीत कर रहे थे टू एक्चुअली सपोर्ट द रूल ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, एंड देयर वाज वन वर्ड विच वाज गोइंग ऑन, गुड तालिबान, बैड तालिबान। तो ये माना जाता है कि जो कंधारीज हैं दे वर द वन हु वर एबल टू एक्चुअली पुल द डील विच लेड टू द विड्रॉल ऑफ यूएसए। जो हक्कानीज हैं वो उनका आइडिया है कि देयर शुड बी यूनिवर्सलिस्ट, यू कैन से आइडिया ऑफ इस्लामिक रूल। और कितने सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट और उनके साथ यू कैन से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो हक्कानी की हैं। ये माना जाता है कि अभी कंधारीज का रूल है, अगर हक्कानीज का होता तो हक्कानीज इस्लामिक रूल को केवल अफगानिस्तानी बॉर्डर तक ही ना मानते, वो इसके बियॉन्ड मतलब वो फाइट कंटिन्यू रखते। तो शायद इसी वजह से भी एक सपोर्ट जो है कंधारीज की तरफ रहा। तो हक्कानी सी मतलब देयर लीडर एज कैलिफ, वो हक्कानीज मानते हैं कि भाई हमारा लीडर कैलिफ है, राइट, यानी कि खलीफा का टाइटल मिलेगा, खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, लेकिन उनको टाइटल नहीं मिला, कंधारीज को मिल गया। अच्छा, यहाँ पर जो एमिर वर्ड है ना, यहाँ पर सपोर्ट भी मैटर करता है। जैसे अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन वेरियस जिरगाज। आप मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स, अब उन काउंसिल ऑफ एल्डर्स का सपोर्ट है तो आप हैं एमिर उल मोमिनीन। लेकिन जब आप कैलिफ वर्ड यूज करते हैं तो कैलिफ में आपका सपोर्ट नहीं, फिर फेथ मैटर करता है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। इसी वजह से यूनाइटेड अरब अमीरात में हम एमिर वर्ड देखते हैं। इवन अफगानिस्तान में अगर हम प्री यूरोपियन इंटरवेंशन की बात करें तो भी आपने एमिर टाइटल्स को ही देखा है, राइट। तो एमिर और कैलिफ का डिफरेंस तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो कैलिफ है वो पूरे मुस्लिम उम्मा के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजियस फेथ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अब हक्कानीज का एक्चुअली एस्पिरेशन है कि एक्चुअली एक बड़ा यू कैन से जिहाद हो और सही में
ग्लोबल लेवल पर कैलिफ यानी कि स्थापना हो, खलीफा की स्थापना हो। ये जो कनेक्शन है, ये कहा जाता है कि जो ओटोमन्स हैं एक समय पर उन्होंने एक हाइट दी थी इस्लामिक यू कैन से रूल को इन नदर्न अफ्रीका, अरब वर्ल्ड और इवन इन स्पेन। सो देयर हैज बीन दिस इमोशन एंड फेथ मिक्स्ड टू गेट दैट हाइट अगेन। और यही एक बड़ा रीज़न रहा है अफगानिस्तान में भी मोबिलाइजेशन का। अब ज़रा इसकी कनेक्शन देखते हैं टर्की से, क्योंकि मैंने कहा कि जो जर्मनी में हो रहा है वो केवल आप एक साइड उसकी देख रहे हैं, उसके तार जो हैं वो दुनिया के कई अलग अलग सेंटर से जुड़े हुए हैं, वहाँ की मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसे टर्की में बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन्स की डिफीट हुई और उसके बाद वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स के सपोर्ट से जो कमाल पाशा थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क, इन्होंने एक सेक्युलर गवर्नमेंट टर्की में बनाई। अब टर्की में इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये वो जगह है जहां पर एक समय पर रोमन्स का राज था। ये ऑर्थोडॉक्स चर्च का बेस माना जाता था। रोम के बाद जो क्रिश्चियंस की जो सेकंड कैपिटल थी एक समय पर वो कॉन्स्टेंटिनोपल था। इसको हराना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर आपने कहानी सुनी होगी ओटोमन एम्पायर की, और उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल गिरा और फिर यहां पर इस्लाम की स्थापना हो गई। एक चर्च हागिया सोफिया जो कि रिसेंटली चर्चा में था, एर्डोगन ने उसको दोबारा से मॉस्क बना दिया। तो पहले वो बाइजेंटाइन चर्च होता था, फिर उसको क्या कहते हैं, जब कमाल पाशा आए तो उन्होंने कहा कि चलो इसको, मतलब क्योंकि उससे पहले पहले बाइजेंटाइन चर्च था, फिर ओटोमन्स आए, उन्होंने उसको मॉस्क बना दिया। फिर जब सेक्युलरिज्म की वेव आई टर्की में तो उसको म्यूजियम बना दिया गया। फिर वो म्यूजियम चल रहा था। उसके बाद जो एर्डोगन की सरकार है उसने उसको दोबारा से मॉस्क बना दिया। तो एक्चुअली ये चल क्यों रहा है? ये सिंबलिज्म है टू रिप्रेजेंट अ लार्जर कॉज, एंड दैट कॉज इज टर्की सेइंग, जैसे आप टर्की का स्टैंड देखिए विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन इशू। टर्की रिजेक्ट्स टू पार्टी या यू कैन से टू नेशन सॉल्यूशन, यानी कि भाई जो इजराइल पैलेस्टाइन का इशू है यहां पर ऐसा करते हैं कि दो देश रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ये इजराइल है, पैलेस्टाइन है। टर्की इसको रिजेक्ट करता है। कारण टर्की कहता है जेरूसलेम पर एक भी इंच हम इजराइल का जो हक है उसको नहीं मानते, क्योंकि वहां पर है अल अक्सा मॉस्क, जो कि मक्का मदीना के बाद थर्ड मोस्ट पायस लोकेशन है फॉर मुस्लिम वर्ल्ड। और माना जाता है जो इस अल अक्सा मॉस्क को प्रोटेक्ट करेगा, दोबारा से इसको मुस्लिम कंट्रोल के अंदर लेकर आएगा, वो एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होगा। अब सऊदी अरब वाज हैविंग दिस कोऑर्डिनेशन विद इजराइल अंडर द गाइडेंस ऑफ यूएसए, और यू कैन से जो ऑफरिंग्स सऊदी को हो रही होगी, और सऊदी की खुद की जरूरत है 2030 तक उसको जो विजन है उसका डाइवर्सिफाई करने का, तो इसको भी मुस्लिम वर्ल्ड इस तरीके से देख रहा है कि यानी कि भाई सऊदी तो वो काम करेगा नहीं। तो नाउ कौन है कंटेस्टेशन में? ईरान, टर्की। तो ये कहानी एक्चुअली यहां से जुड़ी हुई है। ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, और अभी जो एर्डोगन है वो अपने आप को कहते हैं कि मैं इस्लामिस्ट अतातुर्क हूं। जैसे कि एक ये मोमेंट था 1924 वाला, ऐसा ही अब मोमेंट है टर्की में, कहा जाता है। हालांकि मैं एक डेटा भी आपको लास्ट में शो करूंगा कि जनता का क्या कहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पॉलिटिकल बॉस कुछ मूवमेंट बिल्ड करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड पर 5 सालों में जनता का रुख बदल गया हो, है कि नहीं। अदर कंटेंडर्स कौन रहे? इजिप्ट रहा है कंटेंडर। मतलब एक टाइम पर तो ऐसा था कि नासिर को माना जाता था कि ये टक्कर ले रहे हैं इजराइल से, एंड ही कैन बी कंसिडर्ड एज द यू कैन से टू द पोजीशन ऑफ कैलिफ, कई लोगों को ये मानना था। फिर सऊदी किंग फैजल, फिर टर्की, उनका तो शुरू से डिजायर रहा है। टर्की की एम्बिशन बताया आपको, इस्लामिस्ट अतातुर्क। आप फ्लैग देखिए, टर्की का फ्लैग एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम ओटोमन एम्पायर, और भाई सीट भी है इस्तांबुल वाली। देखिए इनका स्टेटमेंट क्या है। रिपब्लिक ऑफ टर्की इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ऑफ कोर्स द बॉर्डर्स हैव चेंज्ड, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैव चेंज्ड, बट द एसेंस इज द सेम एंड सोल इज द सेम, इवन मैनी इंस्टीट्यूशंस आर द सेम। और ओटोमन एम्पायर, ओटोमन जो रूलर होता था उसको उस समय कैलिफ का स्टेटस मिला हुआ था, खलीफा का स्टेटस मिला हुआ था। शायद आपको याद हो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 तक,
और जैसे ही ब्रिटिश ताकतों ने यहाँ पर जीत हासिल करी, यूरोपियन पावर्स ने टर्की पर, और कैलिफ को हटाया गया और कमाल पाशा का भी इसमें यूज़ किया गया, तो देयर वाज अ मूवमेंट इन इंडिया एज वेल। याद है आपको अली ब्रदर्स खिलाफत मूवमेंट? तो व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट वाज अबाउट चेंजेस विच वर गोइंग ऑन इन टर्की। ओटोमन एम्पायर से जो एक सेक्युलर नेशन बन रहा था, इसके खिलाफ वो मूवमेंट थी। मोहम्मद अली जिन्ना was against महात्मा गांधी कि भाई महात्मा गांधी, you should not support this because Indian National Congress should not be concerning about the faith, religion. महात्मा गांधी का इस पर अदर ओपिनियन था, उनका मानना था कि भाई ये फेथ है मुस्लिम्स का, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जरूरी है। तो ये कहानी भी यहां से कनेक्टेड है। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर टर्की का स्टेटस ये है, ठीक, और ईरान का स्टेटस आप सब जानते हैं, रेडी टू फाइट अगेंस्ट इजराइल ऐसा लगता है, और ये सीट है जो एक्चुअली कैलिफ का स्टेटस अभी तक क्लेम नहीं कर पाई है। तो जर्मनी, आपको लग रहा है क्या कि जर्मनी में कैलिफेट बन जाएगी? कनेक्शन बन रहा है आपके दिमाग में, राइट? ये हागिया सोफिया के बारे में बताया आपको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है। अभी तो मॉस्क हो गया, रिवर्सल बताया पहले। अब ये मुस्लिम ब्रदरहुड का लिंक देखिए। जैसे ही टर्की की सत्ता बदलती है, वो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर चलने लगती है, उसके 4 साल बाद मुस्लिम ब्रदरहुड का जन्म होता है। मुस्लिम ब्रदरहुड, शायद आपको याद रहेगा, अच्छा ये तो इराक से संबंधित है। नहीं, इजिप्ट, इराक, सीरिया, कितने सारे मुस्लिम देशों में अलग अलग पार्टीज, दे आर हैविंग द सेम लिंक, सेम रूट, दैट इज मुस्लिम ब्रदरहुड। इजिप्ट से चाहे ओरिजिन इसका हुआ हो, लेकिन इसका अल्टीमेट आइडिया क्या है? इस्लामिक कैलिफेट, क्वेस्ट फॉर इस्लामिक कैलिफेट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग लिंक आपको बताता हूं। मुस्लिम ब्रदरहुड वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ज्यूज, ठीक, और कब की बात कर रहा हूं? इंटर वॉर पीरियड की, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में। मुझे बताइए, इस बीच यूरोप में कौन सी वो ताकत थी जो ज्यूज के खिलाफ लड़ रही थी? कुछ याद आ रहा है? जर्मनी, नाजी। तो यानी कि नाजी पार्टी वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ज्यूज एज एनिमी, एंड मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए भी ज्यूज वर एनिमी, क्योंकि भाई 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन से ब्रिटिशर्स ने जो वादा किया था कि पैलेस्टाइन वाले रीजन में ज्यूज को अपना नेशन देंगे, तो ये तो भाई उसके खिलाफ होंगे ना कि अरब रीजन में ये ज्यूइश स्टेट कैसे आ जाएगी, जेरूसलेम पर कोई दूसरा धर्म कैसे आ जाएगा। हालांकि इजराइलिस का कहना था कि भाई यहां से हमें निकाला गया था, इतिहास है हमारे पास, हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं दिस इज आवर होमलैंड, और कितने सारे ज्यूज यहां पर रहते भी हैं। अब दुनिया भर में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेट्स हैव अ सीट हियर, ज़ायनिस्ट मूवमेंट हुई। तो एक तरीके से आपको नहीं लगता दोनों में लिंक हुआ होगा? एंड नाउ वी हैव सेवरल रिपोर्ट्स सेइंग कि यस, मुस्लिम ब्रदरहुड वाज आल्सो हैविंग क्लोज कोऑर्डिनेशन विद नाजी जर्मनी with respect to text, with respect to mobilization techniques, so that they can fight against Jews. अब नाजी पार्टी तो खत्म हो गई, उसका बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर हुआ और उस समय वो मेजर पावर थी, तो उसको डिफीट कर दिया गया। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड का जो आइडिया है वो ऐसे डेमोनाइज नहीं हुआ। मुस्लिम ब्रदरहुड का आइडिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉज ऑफ मुस्लिम्स, वो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कल्चर, योर रिलीजन विच इज अंडर थ्रेट फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक्चुअली मुस्लिम ब्रदरहुड के आइडिया को मार नहीं पाया, बिकॉज इट इज हैविंग डीप रूट्स विद इन रिलीजन, फेथ। बट जो नाजी का आइडिया था, इट वॉज नॉट हैविंग दैट डीप रिलीजियस कनेक्शंस। बात समझ में आ रही है? वो जो रेशियल सुपीरियरिटी वाली बात थी उस पर चल रहा था। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहां पर मिलेगा, जैसे जो बॉस्निया वाला रीजन है वहां पर आप मुस्लिम्स को पाते हैं। इवन हिटलर एट वन टाइम रेज्ड अ रेजिमेंट ऑफ 20,000 मुस्लिम्स। एसएस जो उनकी फोर्स थी उसमें वो जर्मन्स को रखते थे, जिसको प्योर आर्यन रेस कहते थे। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि जो बोस्नियंस हैं दे आर ऑल्सो ऑफ आर्यन रेस। तो यहां पर रिलीजन के बियॉन्ड जाकर जो कनेक्शन था वो एंटी ज्यूज हो रहा था। खैर, नाजी का जो हुआ वो तो हम सबको पता है, और मुस्लिम ब्रदरहुड के जो लिंक हैं उसके बाद कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कहे जाते हैं जो सॉलिडारिटी रखती हैं फॉर द कॉज ऑफ इस्लामिक
कैलिफेट, राइट, इजिप्ट से निकलकर अलग अलग जगह पर भी। अब ये इंस्पिरेशन तो आपको बता ही दी, ओटोमन इंस्पिरेशन। और अभी मतलब एक तरीके से जब आपको राज करना होता तो एक तो तरीका होता है कि यू एक्चुअली टॉक अबाउट कि देखो हम ये डेवलपमेंट कर देंगे, वो डेवलपमेंट कर देंगे, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ प्राउड करने के लिए चीज दे दो, दैट यू शुड बी प्राउड अबाउट योर हिस्ट्री, या फिर आप एक पैलियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कि आप करते हो कि लोगों को कहते हो कि देखो अब नए देश का जन्म होने वाला है जो पहले खो गया था, तो ऐसे में पीपल गेट मोबिलाइज्ड फॉर दिस शिमेरा कि यार कुछ बहुत ही नया होने वाला है। फिर ऐसा लीडर ये कह सकता है अभी हो सकता है तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन जो भी बर्थ होती है वो बिना तकलीफ की होती है क्या? आप भी सोचोगे यार बात तो लॉजिकल है यार, बिना तकलीफ के तो होती नहीं, राइट। फिर वहां पर इस्लामिक कॉज के बारे में कर दिया जाता है कि यार जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ शुड बी इन द सर्विस ऑफ अल्लाह, तो यू शुड गिव फेथ द एपिटमिक, यू कैन से एपिटॉम स्टेटस आपका फेथ का ही फेथ ही होना चाहिए। अब जरा डेटा देख लेते हैं क्या कहता है। जरा ये देखिए कि टर्की के लोगों का क्या कहना है। पूछा गया टू व्हाट एक्सटेंट दे एग्री दैट मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड शुड स्ट्राइव टू रीस्टैब्लिश कैलिफेट, तो 43% जो टर्क्स हैं दे सेड डेफिनेटली डिसएग्री, 43% का कहना है डेफिनेटली डिसएग्री। ये कहा जाता है कि जो सेक्युलर रूल रहा और जो डेवलपमेंट हुए टर्की में, उससे जो नई जनरेशन आई वो एक्चुअली बियॉन्ड रिलीजन भी एक्चुअली अपना फ्यूचर देखती है। वो इसको देखती है कि अगर हम उन देशों को देखें जहां पर रिलीजियस डॉक्ट्रीन जो है वो कोर रही पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, यानी कि जनता से सपोर्ट लेने के लिए धर्म को कोर माना गया, ना कि विकास के मुद्दों को, तो ऐसे में उन देशों का पतन ही हुआ है। धर्म पर्सनल स्फेयर की चीज है, धर्म जरूरी है, चलो भाई आपको वर्ल्ड व्यू देता है, स्टेबिलिटी लाता है सोसाइटी में, बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट तो 43% टर्क्स वर सेइंग नो। लेकिन समवट डिसएग्री 9%, समवट एग्री, मतलब 9% समवट डिसएग्री, 18% का कहना था समवट डिसएग्री, और 9% कह रहे थे कि ठीक है, 8% से डेफिनेटली एग्री, तो 8% थे जिन्होंने कहा डेफिनेटली एग्री। तो आप खुद सोचो, मैं टर्की का एग्जांपल आपको दिया, टर्की की हिस्ट्री बताई, टर्की के इस टाइम पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में बताया, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी डेफिनेटली एग्री वाले मात्र 8% जनता है। और जर्मनी का तो भाई साहब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर है ही बिल्कुल अलग। तो वहां पर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन और कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर अगर ये आवाज उठा रही है, तो ऐसे में जर्मन सरकार को ये देखना चाहिए कि यार इस आवाज के पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या इसमें कुछ अन्य ग्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट के, कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो ऐसा कराना चाहते हैं, या फिर इसमें कुछ आम मुस्लिम्स हैं, दोज हु हैव सर्टेन you can say disagreements with the government, they feel their certain rights are being subjugated, तो उसको भाई आप अलग तरीके से एड्रेस कीजिए। लेकिन हाँ, ये जो नैरेटिव एकदम से आया है कि शायद जर्मनी में इमिग्रेशन हुआ है और कहीं इलीगल इमिग्रेशन भी है, मुस्लिम्स भी बड़ी संख्या में है मिडिल ईस्ट से, तो हो सकता है कि अब यहाँ पर भी वो रिवाइव हो जाए, तो एक्चुअली प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेबिलिटी के लिए जर्मनी को जैसे अभी वो कर ही रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर ऑन इट, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी।